जो ये जो फॉर्मूला है इसमें थीटा जो लिखे हैं वो किसके किसके बीच का एंगल है? डीएल और आर के बीच का एंगल है। ये वाला एंगल थीटा नहीं है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल तो 90 है, तो ये साइन 90 हो गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कैपिटल आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? डीएल क्रॉस आर, डीएल इधर है, आर इधर है, देखो किधर होगा डायरेक्शन, डीएल क्रॉस आर डॉट, तो ये डायरेक्शन डॉट हो गया। अब जितना भी एलिमेंट है उस सबके कारण डायरेक्शन देखो सेम होगा। कोई भी एलिमेंट उठा करके देख लो, जैसे ये वाला एलिमेंट है, करंट ऐसे है, ये पोजीशन वेक्टर आर है, तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा? डॉट। ये एलिमेंट ले लो, डीएल इधर है, आर इधर है, डीएल क्रॉस आर किधर होगा? डॉट। आगे से याद रखना, याद क्या रखना, आगे से समझाएंगे फिर से एक बार, कि अगर कोई क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है, कैसा, तो कोई भी एक एलिमेंट के कारण सेंटर पर जिधर डायरेक्शन होगा सबके कारण वही डायरेक्शन होगा। पिछले केस में भी देखे क्लोज्ड लूप था, तो एक वायर के कारण जो डायरेक्शन था सेंटर पर, सबके कारण वही डायरेक्शन था, तो एक ही से आप निकालिए और बाकी सबका डायरेक्शन वही रहेगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई, पूरे सर्कल के लिए 0 से 2 पाई। तो b का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक r को तो उड़ा ही देते हैं, तो r, और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट रखेंगे तो 2 पाई, यानी b का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 2r, और डायरेक्शन हो गया डॉट। अगर करंट ऐसे है तो डायरेक्शन क्या होगा? डॉट। इसमें भी राइट हैंड, जहां पर भी तुमको डायरेक्शन बायट-सेवर्ट लॉ में पूछना हो, इसमें लेकिन क्या करते हैं, करंट जैसे घूम रहा है वैसे के तरफ राइट हैंड स्क्रू घूमे तो किधर जाएगा? बाहर जाएगा। तो दायां हाथ जो है वही बताता है कि राइट हैंड स्क्रू के घूमने का ये डायरेक्शन है और उसके मोशन का ये डायरेक्शन है। तो यहां राइट हैंड स्क्रू ऐसे घूमेगा, डायरेक्शन इधर होगा, तो डायरेक्शन आगे से वैसे निकालेंगे। जैसे अगर क्लॉकवाइज करंट रहता तो डायरेक्शन किधर होता? अंदर की तरफ। डीएल क्रॉस आर से तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन आगे से डीएल क्रॉस आर करने के बजाय आप देख करके बता दें कि डायरेक्शन क्या होगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों को यह समझना है कि ये तो कंप्लीट सर्किल है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2r हुआ। अगर यहां से यहां तक आधा सर्किल रहता तब तो कहते सर लिमिट 0 से पाई कर देते, मतलब इसका आधा हो जाता। अगर 1/4 रहता तब लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाता, तो पाई बाई 2 अगर हो जाता तो यहाँ 2 पाई की जगह पाई बाई 2 लिख देते हैं, तो 1/4 हो जाता। तो जनरल केस में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई एक सर्कल है और उसका एक पार्ट है, इसको डॉट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलर वायर है जो कि सेंटर पर एंगल थीटा बना रहा है, ये आपको नोट करके लिखना है इसके नीचे। ये एंगल कितना है? थीटा है, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इस पार्ट ऑफ सर्किल के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो आप कहोगे म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो पार्ट ऑफ सर्कुलर वायर के कारण। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बायट-सेवर्ट लॉ पर कि ये एक स्ट्रेट वायर है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट आई है, ये जो पॉइंट है ऐसे और ऐसे, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, और इसको हम ऐसे कर दिए और इसको इसी के आगे प्रोड्यूस कर दिए, करंट ऐसे जा रहा है, ये इन्फिनिटी से करंट ऐसे आया, यहाँ आई ऐसे, और फिर ऐसे इन्फिनिटी तक चला गया। ये एक वायर का स्ट्रक्चर है जिसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पर। इन्फॉर्मेशन आपको और दिया हुआ है कि अगर इस लाइन को हम आगे प्रोड्यूस करें तो ये डिस्टेंस r है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P।
चलो एक दो क्वेश्चन हमको बता लेने दो। ये जो स्ट्रक्चर है उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। इस स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रेट वायर है, 1 2 3। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछें कि इस फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि स्ट्रेट वायर के एंड ऑन पोजीशन पर ये पॉइंट है और मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। इस स्ट्रेट वायर के कारण कितना होगा, 0, तो B3 भी 0 हो गया। ये जो स्ट्रेट वायर है, जरा ध्यान से अब यहाँ देख लो, ये जो स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो कहो सर आगे प्रोड्यूस कर दीजिए फिर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर ही होगा, दिया हुआ है। θ1 और θ2, θ1 θ2 क्या था कि इससे ऊपर और एक नीचे। अब नीचे वाले को θ1 ऊपर को θ2 मान सकते हो, क्योंकि sin θ1 प्लस θ2 लिखो या sin θ2 प्लस sin θ1 लिखो, बात तो एक ही होगा। तो ये जो स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर से इसको ऐसे समझो जरा। अगर हम तुमको ये पूछते कि भाई ये क्वेश्चन नहीं था, ये जो स्ट्रेट वायर 2 है वो सपोज करो यहाँ तक रहता, यहाँ तक, भाई अभी ये AB तक है, अगर ये A से C तक रहता और यहाँ से इसको ऐसे मिलाते और ये एंगल सपोज 30 रहता, क्वेश्चन ये देते कि इस AC के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AC, तो वो तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देंगे सर, ये होगा μ0I/4πr, तो R के जगह R ही रहेगा। sin θ1 प्लस sin θ2, एक एंगल इस लाइन से ऊपर और दूसरा एंगल इस लाइन से नीचे, तो आप लिखेंगे sin 30 प्लस sin 60, ये आंसर हो जाएगा। साइन नहीं, इस लाइन से एक ऊपर तो कितना 30 और एक नीचे तो कितना 60, ये एंगल 60 दिया हुआ है। इस लाइन से हम लोग एंगल, इस लाइन से तो 90 होगा, तो इस लाइन से एंगल ये थोड़ा θ2 होता है। ये θ1 और θ2 जो लिखे हो, इस लाइन से एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ऊपर एंगल अभी कितना होता 30, नीचे कितना होता 60, आंसर ये हो जाता। अब तुमसे कहे कि ये C जो है वो यहां तक अगर रहता तब क्या कहते, तो कहते सर ये जो एंगल है ये 0 हो जाता। बोलो ना, जैसे जैसे इसका लेंथ घटेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा ना, क्योंकि अगर कम करंट एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ज्यादा करंट एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अब हम कहें कि यहां से भी इसको और कम कर दो, यहां तक कर दो, अब क्या होगा, तो कहोगे सर ये वाला एंगल नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस केस में अगर आपको AB के कारण निकालना है तो μ0I/4πr, ध्यान से देखो, इसको हम प्रोड्यूस किए हैं इस लाइन से, एक एंगल तो नीचे है तो नीचे वाला तो पॉजिटिव होगा, एक दूसरा एंगल भी नीचे है जिसको कि ऊपर होना चाहिए, तो वो नीचे है तो उसको क्या लिखेंगे -30 लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा sin 30 के जगह -30 प्लस sin 60 के जगह 60 ही रहेगा। अगर हम कहें कि इसको और जरा छोटा कर दे, बोलो यहां तक कर दे, तब क्या होगा, तब कहोगे सर 30 से भी ये बढ़ जाएगा इधर नेगेटिव में, और इसको घटाते 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 यहां तक कर दे, तब तो कहोगे सर एक +30 दूसरा -30, दोनों 0। भाई कोई करंट एलिमेंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया μ0I/4πr sin 60 √3/2 -1/2। डायरेक्शन किधर होगा, तो कहोगे ये तो बहुत आसान है, इसके कारण डायरेक्शन इधर सब पॉइंट पर सेम ही होगा, तो थंब इधर पाम इधर कर दे क्रॉस। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इन्फिनिटी से यहाँ तक आया, ये सेमी सर्कल है जिसका रेडियस r है, और फिर यहाँ से इन्फिनिटी तक गया, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्वेश्चन लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये पहला स्ट्रेट वायर है, दूसरा सेमी सर्कुलर वायर है, तीसरा स्ट्रेट वायर। आप B1 निकालिए, B2 निकालिए और B3 निकालिए, तीनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहले हम इसको केवल कंसीडर करें,
बाकी तीनों दोनों को छोड़ दो। तो ये एक स्ट्रेट वायर है और इसका इंड ऑन पोजीशन के सामने का पॉइंट है, इंड ऑन पोजीशन के सामने का पॉइंट है का मतलब एक एंगल तो 0 होगा और दूसरा एंगल 90 होगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 0 प्लस साइन 90। तो साइन 91 हो गया। अब डायरेक्शन किधर होगा? तो इधर की तरफ थंब ले जाओ अपने कॉपी में सब लोग, और अपना जो हाथ है वो इस तरफ ले जाओ, हाथ इधर ले जाओ। तो बोलो कितना हो जाएगा? डॉट। डॉट का मतलब बाहर। उसी तरह से इसके कारण अगर लिखें B3 तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही लिखोगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है, एंगल सेम है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। डायरेक्शन देखो, थंब इधर और पाम इधर रखिए, अपने कॉपी में रखो सब लोग। डायरेक्शन देखो, हाँ हाथ रखो, हाथ रखो, हाँ ठीक है। तो पाम इधर, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया? डॉट। अब इसके कारण तो आधा सर्किल है भैया, पूरा सर्किल के कारण म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है, तो आधा सर्किल के कारण म्यू नॉट आई बाई 4 आर। डायरेक्शन किधर? तो ये तो कर्व, सर्किल वाले में तो कर्व तुमको दिख जाएगा, भाई ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है मतलब बाहर होगा। राइट हैंड स्क्रू अगर ऐसे घूमे तो बाहर होगा, तो ये डॉट हो गया। अब तीनों का डायरेक्शन सेम है तो तीनों को जोड़ दीजिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। आप क्या करिए, इस पूरे क्वेश्चन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक हो गया यहाँ से यहाँ तक 3/4 ऑफ सर्किल, इसको 1 मान लेते हैं। ये स्ट्रेट वायर 2, स्ट्रेट वायर 3, स्ट्रेट वायर 4, स्ट्रेट वायर 5। अब ये पांचों के कारण अलग अलग लिख देते हैं। B1 इसके कारण 3/4 ऑफ सर्किल, कंप्लीट सर्किल के कारण म्यू नॉट आई बाय 2 आर, इसका 3/4। डायरेक्शन तो कहोगे सर ऐसे जा रहा है तो ऐसे घुमाइए, ऐसे घूमेगा तो अंदर, मतलब क्रॉस। B2 बोलो, B2 0। B3 वेरी गुड। ये B3 स्ट्रेट वायर है, ये वाला केस लगेगा। इस स्ट्रेट वायर से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 2r। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, मतलब स्मॉल r के जगह पर 2r लिखा गया। अब एक इंड जो है, ये जो स्ट्रेट वायर है उसका एक इंड के ये सामने का पॉइंट है तो एक एंगल 0 हो गया, और दूसरा जो इंड है उसका इस लाइन से एंगल देखना है। भाई ये जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे उसी से दोनों इंड का एंगल देख रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट का इस लाइन से एंगल कौन सा? ये नहीं, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है? 45, और दूसरा एंगल कितना है? 0। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के जगह पर 2r इंटू साइन 0 प्लस साइन 45। डायरेक्शन, डायरेक्शन इधर के तरफ थंब ले जाओ सब लोग अपने कॉपी में, अपने कॉपी में, हमारे बोर्ड पर नहीं, अपने कॉपी में। वेरी गुड। थंब उधर ले जाएंगे, पाम नीचे आएगा, फिंगर अंदर जाएगा, तो ये हो गया क्रॉस। ये जो स्ट्रेट वायर है इसका इंड ऑन पोजीशन पर ये पॉइंट है, ये लेंथ 2r है, इंड ऑन पोजीशन पर है, और दूसरे इंड का इस लाइन से एंगल 45 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड इसका भी इतना ही होगा। डायरेक्शन देख लीजिए, इधर के तरफ थंब ले जाइए, पाम इधर ले जाइए, फिंगर अंदर होगा, मतलब B3 और B4 सेम होगा, और B5 कितना हो जाएगा? 0। अब इस सब को जोड़ दीजिए तो आंसर हो गया, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फॉर द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। इसमें देखो, इस स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ 0, इस स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ 0, इस सेमी सर्कल के कारण म्यू नॉट आई बाई 4r, और डायरेक्शन इनटू द प्लेन।
अगला सवाल यह है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक स्ट्रेट वायर यहाँ तक, एक स्ट्रेट वायर इधर इन्फिनिटी से यहाँ तक, ये रेड से हम दिखाए, यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे सेमी सर्कल, उसके बाद यहाँ से इन्फिनिटी तक, ये सेमी सर्कल है। और इसको चलो डॉटेड कर देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। स्ट्रेट वायर फिर से देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 2a है और यहाँ से यहाँ तक भी 2a है। आपको P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, BP। आप यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर लो, 1, 2 और 3। आपको BP निकालना है तो आप पहले B1 निकालो, B2 निकालो और B3 निकालो और तीनों को वेक्टर सम कर दो। तो इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है। B1 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों आपको निकालना है। B2 का भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, B3 का भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से ज़रा देखो। यहाँ देखो, ये B2 में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये 2a है और ये 2a है, तो ये लेंथ आप निकाल लेंगे। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट का मतलब √2 इंटू 2a होगा ना जी। ये लेंथ कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो √2 इंटू 2a। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, बाय 2, मतलब √2a। इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया, √2a। तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन पता है, देखो सर्कल ऐसे जा रहा है तो डॉट होगा, डायरेक्शन इसका डॉट हो गया। मैग्नीट्यूड μ0I/4r, ये फॉर्मूला होता है। तो μ0I/4 और r के जगह पर √2a। चलिए इसके कारण निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से एक बार देखो। ये जो स्ट्रेट वायर है उससे इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। जब कोई स्ट्रेट वायर, फिर से हम अलग से समझा रहे हैं इधर, जैसे अगर कोई स्ट्रेट वायर है और मैग्नेटिक फील्ड इस दोनों एंड के बीच के किसी पॉइंट पर निकालना है, जैसे यहाँ, सब लोग ध्यान इधर, या यहाँ या यहाँ या यहाँ, तो θ1 θ2 दोनों पॉजिटिव होगा। जैसे इस पॉइंट पर निकालना है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। इस पॉइंट पर निकालना है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया, ये और ये दोनों पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इस दोनों एंड के बाहर का पॉइंट यहाँ है तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा। एक एंगल नेगेटिव होगा ये वाला और दूसरा एंगल पॉजिटिव होगा ये वाला। ये एंगल नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये इससे ऊपर होना चाहिए था भाई, इस एंड से एंगल ऊपर होना चाहिए था जबकि नीचे ही है। उसी तरह से अगर इस स्ट्रेट वायर का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप इसको प्रोड्यूस करिए, परपेंडिकुलर डालिए, ये तो r हो गया। अब इस लाइन से इस एंड का एंगल एक ये होगा और इस एंड का एंगल एक ये होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, नेगेटिव, और ये वाला एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। तो कौन सा एंगल θ1 θ2 होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा होगा वो आपको पता करना है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये भाई ये वायर इन्फिनिटी से लेकर के सपोज यहाँ तक रहता, सपोज ये देखो ऐसे रहता, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछते, तब आपको कन्फ्यूजन कम होता। ये डिस्टेंस आप r कह देते और यहाँ से एक एंगल ये हो गया θ1 और यहाँ से एक एंगल ऐसे ये हो गया θ2, ये आप निकाल देते। ये θ2 कितना हो जाता, 90, क्योंकि इन्फिनिटी पर जुड़ा है, और ये θ1 कितना हो जाता, तो एंगल आप निकाल देते। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर ये वायर यहाँ से यहाँ तक रहता, ये ऐसे डॉट खत्म कर दे, केवल यहाँ से वहाँ तक रहता, तो ये एंगल कितना होता, 0। अब हम कह रहे हैं कि ये और छोटा है, यहाँ तक है, तो यही वाला एंगल नेगेटिव होगा ना, ये तो अपने जगह पर स्थिर है, वो तो 90 रहेगा ही। तो आपसे पूछा गया था कि यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एक तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लें और एंगल निकाल लेते हैं। इस लाइन से इस एंड का
ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस एंड का कौन सा एंगल होगा, एक ये एंगल होगा और दूसरा एंगल ये होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, तो भाई देखो ये 2a है, ये 2a है, ये 90 है, तो ये 45 हुआ ना। ये √2a cos 45 ये डिस्टेंस और √2a sin 45 ये डिस्टेंस। तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया a, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया a। अब ये और ये दोनों सेम है तो ये एंगल 45, ये एंगल भी 45 हो गया। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अब लिख रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास कितना है, μ0I/4πr, r के जगह पर a, sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 प्लस sin θ2। तो एक एंगल है -45 और एक एंगल है +90। बोलो ना। अब तुम में से कन्फ्यूजन हो जाए, सर इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। अरे भाई तो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड आप लिख रहे हैं ना अभी। अगर इसको -90 कर दें, लो -90 कर दिए, और इसको +45 कर दें, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। नेगेटिव का मतलब तो डायरेक्शन से होता है। डायरेक्शन हम लोग इस फॉर्मूला से तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड को तो पॉजिटिव होना चाहिए। ये एंगल माइनस होगा और ये एंगल प्लस होगा, तो ये 90 होगा और ये -45 होगा। अब डायरेक्शन निकालो किधर होगा, तो थंब इधर ले जाओ, इधर के सब पॉइंट पे यहाँ जैसा डायरेक्शन है यहाँ वैसा ही डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन किधर, अंदर की तरफ, तो इसमें क्रॉस हो गया। सिमिलरली इसके कारण अगर निकालना है तो बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और इस लाइन का एंगल और इस एंड का एंगल निकालेंगे, तो एक एंगल 90 होगा, दूसरा एंगल -45 होगा। तो आंसर सेम है, μ0I/4πa sin 90 माइनस sin 45, क्योंकि sin -θ माइनस sin θ होता है, और डायरेक्शन इसके कारण अंदर की। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर लिखना है तो ये होगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, B1 प्लस B3 माइनस B2, क्योंकि अपोजिट है, और ये जिधर है उधर क्रॉस लेंगे, तो नेट डायरेक्शन होगा दिस मच क्रॉस की तरफ। तो आज का क्लास यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं। आप लोगों को CPP सॉल्व करना है। अब अपना पैकेज उठाइए और CPP 1 से लेकर के बाइट 7 पहले इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करना है सबको, इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 तक, उसके बाद CPP 1 से लेकर के 9 तक, ये बाइट 7 लॉ पर है। हालांकि क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन करवाए हैं, 5 ही क्वेश्चन अभी किए हैं, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। एक बार पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, तो हमको टाइम कम लगेगा, क्योंकि पढ़ने देने का टाइम बच जाएगा। तो CPP 1 से 9 तक और इलस्ट्रेशन ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।